हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हम जो है 1 शॉट का ये जो वीडियो लेके आए हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम्स के फिजिक्स का जो है 13वां लेसन बनता है। तो चलिए आज जो है 13वां लेसन जो आपका फिजिक्स का बनता है, जो कि है नाभिक। तो आज हम नाभिक को जो है कंप्लीट अच्छे से जो है इसको समझाने वाले हैं और आप लोग अपनी तैयारी जो है इसके अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए भाई, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज आपका ये चैप्टर जो है अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज अभी देखोगे तो ये आपका जो है, ये मान के चलिए 1 घंटे से कम की वीडियो होगी और 1 घंटे की कम की वीडियो से ही आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और इसमें से ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपके आना है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कोई लेसन ऐसा भी होगा जिसमें से नहीं आएगा, आएगा जरूर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो आप समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना ये कैसा लगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है नाभिक। तो सबसे पहले बात आती है कि ये नाभिक होते क्या है। तो चलिए नाभिक, ये नाभिक आपके एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु नाभिक से आप क्या समझते हैं या नाभिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले नाभिक देख लेते हैं होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें नाभिक की तो एक चीज आप जानते हैं, क्या ये जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के बीच में जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज जो है परमाणु के, किसी भी परमाणु के बीच में उपस्थित होता है। और तथा इलेक्ट्रॉन जो है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक, ये चारों ओर जो है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो आपको पता है कि ये जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के चारों ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं और बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये कौन रहता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो जितना ये ऋणावेश वाला होता है ये तो चक्कर लगाने में व्यस्त है बेचारे। तो बीच में जो है प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है, तो ये पूरे परमाणु के समस्त द्रव्यमान को यही जो है निर्धारित करता है। यानी अगर पूरे मास की बात करोगे तो इनकी पूरे परमाणु में जितना मास होगा वो लगभग समस्त द्रव्यमान जो है इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का कोई अस्थाई रहते नहीं है, ये अपना मूविंग करते रहते हैं, तो ये मास का निर्धारण नहीं करते। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो इनका पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी में रहता है, इसी बीच वाले में ही केंद्रित होता है। तो इसी को जो है नाभिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। किसे, कहाँ, कौन कहाँ रहता है? परमाणु के बीचों बीच में। और ये बहुत सूक्ष्म भाग होता है, यानी पूरे परमाणु की अपेक्षा अगर देखोगे तो इसका भाग जो होता है बहुत थोड़ा सा होता है, सूक्ष्म भाग होता है। और इसमें समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी पूरे परमाणु का अगर द्रव्यमान देखोगे तो इसी बिचौलिए वाले भाग में जो है उपस्थित होता है। तो इसी को जो है हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो, आप सीधा सीधा कहेंगे किसी परमाणु के भीतर का, अरे कहाँ है? बीचों बीच में है ना, तो भीतर में नहीं हुआ। तो किसी परमाणु के भीतर का वह सूक्ष्मतम स्थान, अरे थोड़े तो है, बाकी देखो अभी इसके बाहर चाहे जितना चक्कर लगा कोई मतलब ही नहीं है। तो वही कहा गया, भीतर का वह सूक्ष्मतम स्थान जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान, अरे परमाणु का जितना भी द्रव्यमान रहता है बिचौलिए वाले में रहता है, तो समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश, कौन आवेश? धनावेश, अरे ऋणावेश चक्कर लगा होता है, तो ये धनावेश केंद्रित रहता है, उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नाभिक कहते हैं। आप सीधा सीधा बताएंगे किसी परमाणु का, परमाणु के भीतर का, किसी परमाणु के भीतर का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें समस्त द्रव्यमान तथा प्रोटॉन केंद्रित रहते हैं, उसे हम जो है नाभिक कहते हैं। समझ में आ गया नहीं? किसी परमाणु के भीतर का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ये क्या है? यही तो द्रव्यमान निर्धारित कर रहा है भाई, ये द्रव्यमान को निर्धारित करता है। समस्त द्रव्यमान तथा प्रोटॉन केंद्रित रहता है, उसे नाभिक कहते हैं। यानी किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम नाभिक कहते हैं। बात समझ में? देखो, एक तो प्रोटॉन हो गया,
दूसरा न्यूट्रॉन हो गया, उसी में उपस्थित होता है तो उसी को नाभिक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी बातें न करो, और जितना भी मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसी बीच में उपस्थित होता है। तो इतना समझ में आ गया नाभिक किसे कहते हैं। अब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। आपके एग्जाम में न्यूक्लियन पूछा गया है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियन बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि परमाणु नाभिक की परिभाषा क्या है, या परमाणु नाभिक किसे कहते हैं। आप सीधा सीधा बताएंगे किसी परमाणु के बीच का, मध्य का वह सूक्ष्म स्थान जहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। बस इतना आपको बताना है, और फिर आगे बताएंगे कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। हो जाएगा, आराम से बता ले जाओगे। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने रहिएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, भाई ये परमाणु से रिलेटेड है। तो परमाणु क्रमांक क्या होती है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है। और साथ में द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये मान लीजिए ये हमारा ये सिंबल है, किसी का सिंबल बना हुआ है, एक्स मान लीजिए हमने लिखा है। तो अब एक्स जो है, एक्स के स्थान पर किसी को भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारा जो लिखा गया है ये एक प्रकार का सिंबल है। क्या है ये सिंबल है, सिंबल बोला जाता है, सिंबल यानी जिसको संकेतांक कहा जाता है। ठीक, अब इसके ऊपर जो लिखा रहता है इसे ए से लिखा जाता है, और नीचे जो लिखा जाता है इसे जेड से लिखा जाता है। तो ए जो हमारा होता है इसको आप चाहे तो परमाणु भार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परमाणु भार। अरे भार कहाँ होगा, खोपड़ी पे तो होगा, सर पे होता है ना। तो भार जो है खोपड़ी पे होता है, सर पे होता है। सर पे कोई चीज रखा रहे तो कहते हैं भैया भार लदा है, तो बस ऐसे इसके खोपड़ी पे है तो ये परमाणु भार है। ठीक, इसी का दूसरा नाम जो है द्रव्यमान संख्या है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है। क्यों? क्योंकि सगरों मास यही पर निर्भर रहेगा, द्रव्यमान संख्या नहीं होगा। और नीचे जो होता है ये नीचे उपस्थित होता है, इसका एक नाम तो है परमाणु, इसको जो है परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। जो नीचे लिखा रहे वो परमाणु क्रमांक है। और क्या कहा जाता है? ये परमाणु क्रमांक होते किसके बराबर है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक में जो होता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ये जो होता है प्रोटॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन रहेगा उतने परमाणु क्रमांक रहेगा। और अब ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतनी बात समझ में आई नहीं? ये जो आपका परमाणु क्रमांक है ये किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और दूसरी बात, अब किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, तभी तो उदासीन रहता है। भाई कोई भी परमाणु लिखा हो उस पर कोई आवेश ना लगा, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाए जाएंगे। भाई जितना धन आवेश होगा उतने ऋण आवेश होगा, तो धन और ऋण बराबर होगा। क्या भाई इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तभी तो परमाणु उदासीन होता है। अगर आवेश बराबर नहीं रहेगा दिखता है फिर वो आवेश। ठीक है, अगर एक को इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तुरंत ऊपर दिखने लगेगा, एक को प्रोटॉन अधिक हो जाएगा तुरंत दिखने लगेगा। तो इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या उसी को आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कह सकते हैं। और ये आपका परमाणु भार हो गया, इसी को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और एक चीज जाने रहिएगा, ये जो द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु भार होता है, इसको आप कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या जो होती है ये बराबर किसके होता है?
प्रोटॉनों की संख्या यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी द्रव्यमान संख्या क्या है, ए है, और प्रोटॉनों को आपने पी लिखते हैं और न्यूट्रॉनों को एन लिखते हैं। तो ए बराबर किसके बराबर होगा, पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इनमें से अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन एन बराबर भाई द्रव्यमान संख्या ए में से पी घटा दो, काम हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से जो है अदला बदली करके निकाला। तो आपसे पूछा क्या क्या गया है, सबसे पहला पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। किसे, ये परमाणु क्रमांक को पूछा गया है ना। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक और नाभिक में क्या प्रोटॉन है ना, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? बस यही लिखा गया, कुछ नहीं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। यानी किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ये दोनों बराबर होते हैं। पहली बात तो ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक। और आप बताएंगे परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आराम से बता देना कि जो जेड होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन के, यानी आपका ये जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के। किसके बराबर, प्रोटॉन के अथवा इलेक्ट्रॉन के। किसके, इलेक्ट्रॉन के। समझ में आ गया कि नहीं? प्रोटॉन क्या है, अरे अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर हो तो चाहे प्रोटॉन मान लो चाहे इलेक्ट्रॉन, लेकिन रियल में प्रोटॉन मानना, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कबो कबो निकल के भाग जाते ना, कम हो जाते। चलो अगला है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो भाई द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला भार है, तो परमाणु भार कहा चाहे द्रव्यमान संख्या कहा, दोनों एक के लगभग लगभग। तो आपको द्रव्यमान संख्या बताया है परमाणु भार, तो परमाणु भार में के रहा, अरे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। बस वही लिखा गया है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही द्रव्यमान संख्या कह लीजिए, और चाहे परमाणु भार कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं? बस इतना तो बताना है कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या अथवा परमाणु भार कहते हैं। तो आप बता सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आ गया नहीं? यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। कभी कभी प्रोटॉन निकाले बताया दे कह दें, कब वो इलेक्ट्रॉन निकाले कह दें, कब वो न्यूट्रॉन निकाले कह दें, तो चाहे जो निकाले कह दें, बस आपको जो दिया रहे उसी में से घट। भाई आपका जो परमाणु भार होता है बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब द्रव्यमान संख्या ए होता है, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन, इलेक्ट्रॉन का ई मान लियो। समझ में आएगा नहीं? और जैसे चाहे अगर परमाणु क्रमांक दिया रहे तो बराबर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से न्यूट्रॉन निकाले जाएंगे, किस तरीके से प्रोटॉन निकाले जाएंगे, किस तरीके से क्या है। अगर आपको प्रोटॉन ज्ञात करना हो और परमाणु क्रमांक दिया गया हो तो कुछ नहीं करना है, परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन कहा जाता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कुछ नहीं करना है, जो परमाणु भार अगर दिया हो तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देना, तो आपका प्रोटॉनों की संख्या भी मिल जाएगी और उसी को इलेक्ट्रॉन कह दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। तो चलिए पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं ये जानते हैं। इसके बाद फिर इसी में पूछा जाता है इसका किलोग्राम में क्या संबंध होता है, यानी केजी में मान कितना होता है। और दूसरी बात फिर ये पूछा जाता है कि इसे एमईवी यानी मेगा वोल्ट में कितना होता है।
एटॉमिक मास का मान मेगा वोल्ट में कितना लिखा जाता है। चलिए इन सब को हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा गया है कि एक एटॉमिक मास क्या है, 1 नंबर 2 नंबर में 3 नंबर तक। भाई अलग अलग तीनों अगर पूछता है तो 3 नंबर का 4 नंबर का भी हो सकता है, और नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा जो है पूछा जाता है। तो जान लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। देखो भाई कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो हमारा कार्बन का द्रव्यमान होता है, यानी कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग को जो है एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो होता है भाई कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है और साथ में 1/12वां भाग, तो 1/12 हो जाएगा। आप जानते हैं कार्बन का जो द्रव्यमान होता है भाई 12 तो परमाणु भार हो, 12 जो है इसका परमाणु भार होता है, और साथ में तो ये हो जाएगा आपका 1/12। तो ये जो है कट जाएगा, तो ये आपको 1/n जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब इसको थोड़ा अगर n जो है हमारा ये अवगाद्रो संख्या है, तो इसको आप Na लिख सकते हैं, Na अवगाद्रो संख्या के लिए। तो यहाँ पर 1 बटा इसका जो मान होता है 6.023 करके रहता है, 10 की घाते 23 इसका मान होता है अवगाद्रो संख्या का। आप इसको दशमलव हटा के इस पर अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे तो हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान निकल के आ जाएगा भाई, इससे इसमें सॉल्व करोगे तो 0.166 और गुणे 10 घाते नीचे 23 से ऊपर जाएगा तो -23 आ जाएगा। और अगर एक अंक मान लीजिए यहाँ खिसका लेते हैं, बाय द वे आप एक अंक इधर खिसकाते हैं तो 1.66 गुणे 10 घाते -23 लिखा है तो -24 हो जाएगा। ये जो आएगा मान इसका ग्राम में आएगा। आपसे अगर पूछा जाए बाय द वे कि किलोग्राम में क्या क्या होता है, तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट का है। इसका अगर आपसे किलोग्राम में पूछता है तो कुछ नहीं करना है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर भाई किलोग्राम में, भाई ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से भाग दे दो, तो 1000 से भाग दोगे 3 बढ़ेगा इसमें, तो 4 है, 4 3 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 1.66 गुणे 10 घाते भाई नीचे 3 जीरो रहेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में जब होगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -27 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो है किलोग्राम में आ जाएगा। तो एक एटॉमिक मास की वैल्यू जो है किलोग्राम में इतना होता है, और अगर ग्राम में देखा जाए तो ये ग्राम में इतना होता है। समझ में आया कि नहीं? और अगर मेगा वोल्ट में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर, इसको रट डालिएगा, 931 मेगा वोल्ट होता है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो होती है 931 मेगा वोल्ट में देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूछा गया है मेगा वोल्ट में कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 931 मेगा वोल्ट होता है। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक एटॉमिक मास ग्राम में कितना होता है, किलोग्राम में कितना होता है, तो ग्राम में निकालने के लिए ये हमारा भाई कार्बन परमाणु का ये द्रव्यमान हो जाएगा और गुणे में 1/12 हो जाएगा। और कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है भाई परमाणु भार 12 होता है, और नीचे जो है अवोगाद्रो संख्या हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 करके रहता है। हम ज्यादा ना लेकर के इतने लेंगे, और गुणे 10 की घाते 23 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको जो है आप सॉल्व करोगे, इतने से इसमें भाग दोगे तो इतना आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इतना हमारा ग्राम में भाई इतना आएगा। इसको दशमलव इधर लाओगे तो 23 से तो 24 हो जाएगा। तो ये जो है एक एटॉमिक मास यूनिट का मान जो है ग्राम में इतना देखने को मिल जाएगा। किलोग्राम में चेंज करोगे 1000 से भाग दोगे 3 जीरो और बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -3 और बढ़ जाएगा, तो -27 किलोग्राम देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? और अगर एटॉमिक मास यूनिट में अगर मेगा वोल्ट में पूछा जाता है तो मेगा वोल्ट में आप जो है 931 मेगा वोल्ट बता देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, इसका जो है ग्राम, किलोग्राम और मेगा वोल्ट में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है वो है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है उदाहरण सहित जो है पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समस्थानिक होते क्या है
इसको जान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से हैं आप जानते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। अब वो कौन कौन है देखिए, सबसे पहला है 1H1 है, और दूसरा जो है 1H2 है, और तीसरा जो है 1H3 है। कुल मिला के आप देख रहे हैं, ये पहला वाला 1H1 जो है ये है प्रोटियम, प्रोटियम कहा जाता है, और ये जो है ड्यूटीरियम है, और इसे जो है ट्राइटियम कहा जाता है। अब ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगर इनमें आप प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो भाई इसका प्रोटॉनों की संख्या अगर इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन, अगर इसमें प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें 1 प्रोटॉन है, और इसमें भी अगर देखोगे तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे इसमें भी 1 है, और इसमें भी जो प्रोटॉन होंगे वो जो है 1 होगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो जो प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, यहाँ अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाता है तो यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि परमाणु भार में से 1 हटाओगे तो 0 हो जाएगा। और इसमें अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें 1 न्यूट्रॉन आएगा, और यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इसमें 2 न्यूट्रॉन आते हैं। तो अगर आप कहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी हाइड्रोजन है और उसी में 3 है, तो लगभग जितने भी समस्थानिक आपको देखने को मिलेंगे ये सब एक ही तत्व के ही होंगे, यानी एक ही तत्व के होंगे। आप जानते हैं आवर्त सारणी जो बनी हुई है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। तो अब चूंकि जब इनका परमाणु क्रमांक 1 होगा तो क्या इनको अलग स्थान मिलेगा? नहीं, एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो आप किसे कहेंगे समस्थानिक? ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ A1 सब का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, और परमाणु भार 1, 2, 3 अलग अलग है। तो आप बताएंगे जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, यहाँ 3 परमाणु दिख रहा है, तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या चीज समान है? ये कौन है? आगे क्या लिखा? परमाणु क्रमांक लिखा है ना। परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, या अलग अलग होते हैं, या असमान होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार असमान होते हैं, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। क्यों समस्थानिक कहते हैं? क्योंकि आवर्त सारणी में इनको एक ही स्थान पर रखा गया है, इसीलिए इसे समस्थानिक कहा गया। समझ में आया नहीं भाई? परमाणु क्रमांक समान है, और आवर्त सारणी जो नई वाली बनी है वो कैसे है? वो परमाणु क्रमांक के ही आधार पर तो बनाया गया है, और जब एक परमाणु क्रमांक तीनों लोग को है, तीनों को एक जगह रख दिया गया है, तो इसीलिए इसको समस्थानिक कहा जाता है। समझ में आया? अब एक नाम और कहा गया समप्रोटॉनिक। अब प्रोटॉनिक की क्या बात हुई? हाँ, इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो भाई, इसमें जो प्रोटॉन है प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, और इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, अतः इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है। समझ में आया? चाहे समस्थानिक आपसे एग्जाम में पूछे और चाहे समप्रोटॉनिक आपसे एग्जाम में पूछे, आप सीधा सीधा इसी को आप बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान हो तथा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण आपके सामने है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। समझ में आ गया होगा? चलो दूसरा देख लेते हैं, समभारिक क्या होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई, समभारिक किसे कहते हैं? क्या नाम है? समभारिक, यानी भार, जिनके परमाणु भार समान। चलो देखते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे ये है आपका हाइड्रोजन 1H3, ये ट्राइटियम है। कौन है? हाइड्रोजन के समस्थानिक का ट्राइटियम है। इसी तरीके से वह आपने देखा होगा 2He3, ये हीलियम का समस्थानिक है 2He3। आप देख रहे हैं कि इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो 1H3 और 2He3 में अगर देखा जाए तो दोनों के परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक असमान है। तो जब ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, क्या भार, परमाणु भार, क्या नाम है? समभारिक, भारिक,
यानी जिनके भार समान हो। कौन भार? परमाणु भार। और कौन सा भार? जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक असमान होते हैं तो ऐसे तत्वों को जो है समभारिक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे और उदाहरण देखना चाहो देख लो। जैसे एक कार्बन है C, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार जो है ये 14 है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 7, इसका परमाणु भार 14 होता है। तो इनमें भी जो है आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, तो ऐसे तत्वों को जो है समभारिक कहा जाता है। एक खासियत इसकी ये है कि जो समभारिक होते हैं ये आवर्त सारणी में अलग अलग रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी जो है इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। अब आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं, तो इसीलिए जितने भी समभारिक होते हैं इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया है, जबकि समस्थानिक जो होते हैं उनको एक ही जगह पर रखा गया है। समझ में आ गया? तो समभारिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। जैसे 1s3 2he3 देख लीजिए, या जो है कार्बन देख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन का देख लीजिए। समझ में आ गया? ये है समभारिक का। अब इसी में जो है सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं, ये भी पूछा गया है। अगर हम बात करें सम न्यूट्रॉनिक, नाम क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है, परमाणु भार 7 है। वह बेरिलियम ले लीजिए और इसका परमाणु भार 8 है। अगर इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखा जाए तो 7 में से 3 निकाल देंगे, बचेगा कितना? 4। इसी तरीके से इसमें अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें भाई 8 में से 4 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स में लिथियम और बेरिलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये दोनों तत्व जो है सम न्यूट्रॉनिक बोले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा देख लो। जैसे ये मान लीजिए सोडियम है, सोडियम इसका परमाणु भार 23 होता है। दूसरा एलिमेंट ले लो, ये मैग्नीशियम है, इसका परमाणु भार 24 होता है। अगर इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें, कितने न्यूट्रॉन है, तो 23 में से 11 निकालोगे तो 11 दूना 22, यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ 24 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूट्रॉन की संख्या तो ये भी 12 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है बराबर है, तो अतः यह तत्व सम न्यूट्रॉनिक बोले जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक क्या होते हैं भाई? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार समान हो। समस्थानिक अगर बात समभारिक की कहा जाए तो जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक का समान हो। समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक की बात किया जाए तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। और सम प्रोटॉनिक कहा जाए तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो सम प्रोटॉनिक कहा जाता है। समझ में आ गया? सबके उदाहरण होंगे, समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, यानी नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, इसका घनत्व क्या होता है और इसका आकार किस प्रकार से होता है। तो चलिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है नाभिक की त्रिज्या किसे कहते हैं या नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए जान लेते हैं इसको। अगर बात किया जाए नाभिक की त्रिज्या की तो आप लिख सकते हैं नाभिक की त्रिज्या बराबर, तो नाभिक की त्रिज्या जो होगा ये r0 होगा और a की पावर 1/3 होगा। ये क्या है भाई? ये r0 अगर हम बात करें, जहां r0 जो होगा ये नियतांक है। क्या है? ये नियतांक है। और जो a होता है, a बराबर ये द्रव्यमान संख्या है। क्या है ये द्रव्यमान संख्या है। इतनी बात समझ में आई? जो नाभिक की त्रिज्या होती है, ये नाभिक की त्रिज्या बराबर r0 a की पावर 1/3 होगा। अब r0 क्या है? नियतांक है और a जो है द्रव्यमान संख्या है। तो समझ में आ गया होगा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। और रही बात नाभिक के आकार की, अगर हम बात करें नाभिक का आकार, तो अगर देखा जाए नाभिक का आकार, तो इसका आकार जो होता है
वो गोलाकार होता है, यानी नाभिक अगर देखा जाए तो जो नाभिक का आकार होता है वो गोलाकार होता है। समझ में आया नहीं? और अगर हम इसकी घनत्व की बात करें, नाभिक की घनत्व, तो इसका जो घनत्व होता है, देखो लगभग एक चीज जाने रहना, लगभग सभी नाभिकों का घनत्व, यानी जितने भी नाभिक होते हैं लगभग सभी नाभिकों का घनत्व लगभग समान होता है। कैसा होता है? समान होता है, यानी लगभग सबका घनत्व जो है समान होता है। अगर इसकी घनत्व की बात करें तो घनत्व को रो से लिखा जाता है। रो बराबर होता है 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। भाई घनत्व तो है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, तो रो बराबर 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये बात होगी नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। और दूसरा इसका आकार गोलाकार होता है और इसका घनत्व रो बराबर 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घन मीटर होता। समझ में आ गया? ये बहुत पूछा गया है, जाने रहिएगा, काम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिद्ध करना रहता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं नाभिक का आयतन, कोई भी परमाणु है तो जो नाभिक का आयतन होता है, भाई नाभिक का आयतन V बराबर आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है। भाई आपको पता है कि आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अगर हम r के स्थान पर यानी r बराबर r0 और a की पावर 1/3 को रख दिया जाए, भाई इसका मान r की जगह पर इतना रख दिया जाए, तो जब इस पर रखेंगे तो हमारा v बराबर जो हो जाएगा भाई 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, पाई रहेगा, और r क्यूब के स्थान पर ये r0 और a 1/3 तो है ही है और ऊपर 3 ये रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ इसको जब ओपन करेंगे तो हमारा v बराबर 4/3 पाई r0 ये 3 है और a की पावर 1/3 रहेगा और ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तब हमारा v बराबर 4/3 पाई r0 3 और साथ में a जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका आयतन है, भाई नाभिक का आयतन का ये हमें मिल जाएगा। अब इसके अगर हम घनत्व की बात करें कि घनत्व, तो आप जानते हैं घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अरे घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो घनत्व को रो से लिखा जाता है और द्रव्यमान a होता है और आयतन अभी निकाले हो, तो आयतन की वैल्यू 4/3 पाई r0 3 और a निकाले हो, तो एक काम करो इसे काट दो और ये पलट जाएगा, तो ये हमारा रो बराबर आ जाएगा, भाई ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हमारा 3 आ जाएगा और फिर बाकी जो है नीचे 4 पाई r0 क्यूब जो है ये आ जाएगा। तो यही हमारा रो की वैल्यू जो है आ जाएगा। अब इसमें आपको द्रव्यमान संख्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए कहा गया कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो कहा घनत्व पर जो है भाई 3 4/4 पाई r0 3 है, इस पर आपको द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो मान होता है ये सभी के लिए समान होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यही सिद्ध करना था कि द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर द्रव्यमान संख्या कैंसिल हो जा रही है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं और साथ में इसकी विशेषताएं आपसे पूछा जाता है। तो आप जानते हैं नाभिकीय बल, पहले ये जान लो नाभिक क्या है। हमने आपको बता रखा है कि नाभिक जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, तो परमाणु के बीच वाला जो भाग होता है वो नाभिक होता है और बाकी जो बाहर की कक्षाएं होती हैं यहाँ जो है भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और बीच में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, यही जो है नाभिक होता है। ये कौन होता है? ये नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक होता है। तो अब आपको एक बात कंफर्म है, अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ बंधे हुए हैं? ये बीच वाले भाग में केंद्रित रहते हैं। तो अब ये ऐसा क्यों नहीं कि निकल के भाग जाए, तो आपस में जुड़े रहते हैं, कुल मिलाके इसी बिचौलिए वाले पार्ट में रहते हैं। तो अब कोई ना कोई बल तो इन पर काम ही कर रहा होगा जो दोनों को बांध के रखा हो।
तो इन पर जो बल काम करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखते हैं, यानी जो बल जो है इनको बांधे रखता है। अब चूंकि वो नाभिक बोला जाता है तो इसीलिए इसको नाभिकीय बल कहा जाता है। समझ में आया नहीं? फिर से देख लो, कहा गया किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, कहा, अरे नाभिकीय बल बता रहे हो, कहीं अलग जाओगे बताने, परमाणु के नाभिक में ही बात करोगे तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को, अरे नाभिक में कौन है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नाभिकीय बल पूछ रहा है तो भाई परमाणु नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता हो, ऐसे बल को हम जो है नाभिकीय बल कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? बड़ा आसान है, कभी नहीं भूलोगे भाई। चलो अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो नाभिकीय बल है तो ये बल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो अगर हम नाभिकीय बल की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बल तीव्र आकर्षण बल होते हैं, यानी ये बल इतने तीव्र आकर्षण बल वाले होते हैं जिससे कारण ये टसमस नहीं होता, यानी पूरा नाभिक जो है मजबूती के साथ बना हुआ रहता है। तो इसीलिए कहा गया ये बल तीव्र आकर्षण बल होते हैं, यानी मजबूती के साथ आकर्षित रहते हैं, तीव्र आकर्षण बल जो है होते हैं। और इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, यानी इनकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसकी? नाभिकीय बल की। नाभिकीय बल की तीव्रता जो होती है बहुत अधिक होती है। और अगला है, ये बल विद्युत बल नहीं होते हैं। अब इन बल को ऐसा ना समझो कि ये विद्युत बल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्युत बल नहीं होते हैं, इसको जाने रहिएगा, ये विद्युत बल नहीं है। और अगला, ये बल आवेश पर निर्भर करते हैं, यानी ये जो बल होता है ये आवेशों पर निर्भर करते हैं कि भाई इन पर कितना आवेश होता है, उसी के हिसाब से ये बल जो है उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जान लो, ये तीव्र आकर्षण बल वाले होते हैं। और दूसरा जो है, इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ये वैद्युत बल नहीं होते हैं। और इन पर आवेश जो है, ये बल जो होते हैं वो आवेश पर निर्भर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है नाभिकीय बल क्या होते हैं और जो है नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या होती हैं। समझ में आ गया होगा। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमानों का जो अंतर होगा, जो नुकसान होगा, वो द्रव्यमान क्षति होगा। अब किन किन कौन कौन से द्रव्यमानों का अंतर होगा? तो देखो, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, यानी किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान हो और तथा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के दोनों का जो अंतर होता है, यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, दोनों के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। नहीं समझ में आया? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के अंतर को, यानी दोनों में जो अंतर होता है उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द्रव्यमान क्षति बराबर, द्रव्यमान क्षति बराबर भाई प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, एक ब्रैकेट में कर लो, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। समझ में आया नहीं भाई? जो हमारा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है और प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, दोनों इन दोनों का योग करके इनका अंतर कर दोगे, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगा। तो द्रव्यमान क्षति को हम जो है अगर डेल्टा एम से लिखते हैं तो डेल्टा एम बराबर भाई ये हमारा प्रोटॉनों का द्रव्यमान मतलब जेड एम पी हो जाएगा, ये हमारा प्रोटॉनों का द्रव्यमान, और प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है भाई? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो ए माइनस जेड, और ये हो जाएगा एम एन। एम एन क्या है? ये एम मास है, एन न्यूट्रॉन है, और ये पी जो है प्रोटॉन है, और ये एम मास था। और फिर माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यम हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा जो है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम। अब इसमें कौन क्या है अगर जानना चाहो तो जहां डेल एम बराबर द्रव्यमान क्षति है, क्या है ये? द्रव्यमान क्षति है, ठीक। और अगर हम जेड की बात करें
तो ये हमारा परमाणु क्रमांक है। क्या है ये? परमाणु क्रमांक है। ठीक, इसी तरीके से एमपी की अगर हम बात करें तो नाभिक का प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम Mn की बात करें तो ये जो है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। और M अगर देखा जाए तो M बराबर वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक ये हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक, और ये A माइनस जेड का क्या मतलब है? ये भाई है न्यूट्रॉन के लिए है। किसके लिए है? न्यूट्रॉन। तो हो तो गया, सबका हो गया ना। अरे ये डेल्टा एम जो होगा द्रव्यमान छति हो गया, जेड ये जो है परमाणु क्रमांक हो गया, एमपी जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन हो गया, एमएन जो है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और एम जो है वास्तविक द्रव्यमान। तो समझ में आ गया होगा द्रव्यमान छत किसे कहते हैं? बस सीधी सी बात है, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है तथा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के वास्तविक द्रव्यमानों के योग के दोनों का जो अंतर होता है इसी को द्रव्यमान छति कहा जाता है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने लेना, को पूछा गया। चलो इस पर न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं और न्यूमेरिकल लॉन्ग में पूछे जाते हैं। चलो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। चलिए इसको जब भी जान लेते हैं। भाई नाभिकीय बंधन, नाभिक की बंधन ऊर्जा, भाई नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। तो किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों अथवा न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। भाई आप जानते हैं जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में किसी न किसी बल से बंधे रहते हैं। तो अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना हो तो हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो अब जितनी ऊर्जा देंगे भाई, जितने बल से वो बंधा होगा, जब उससे ज्यादा ऊर्जा देंगे यानी उतनी ऊर्जा देंगे तभी तो अलग होगा। और अलग होगा किसमें? प्रोटॉनों में अलग होगा, न्यूट्रॉनों में अलग होगा। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? भाई किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा न्यूट्रॉनों को या न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए यानी उनको अलग करने के लिए, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो वही कहा गया, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों अथवा न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही अस्थायी होता है। भाई कोई भी नाभिक में, भाई नाभिक को ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा एनर्जी आप दोगे तोड़ने के लिए तो समझ जाओ वो नाभिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होता है। भाई जितना ज्यादा मजबूती से बना होगा तो उतने ज्यादा तो अस्थायी होगा। तो अब जितने ज्यादा अस्थायी होगा उतने ज्यादा ऊर्जा लगेगा। तो आप इसको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आओ तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया नहीं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई मान लीजिए 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन आपस में मिल करके नाभिक बना रहे हैं। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिल करके एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ऊर्जा जो है निकाल रहे हैं। तो यह ऊर्जा लगभग 127.6 मेगावोल्ट की होती है। यानी कुल मिलाकर ये किसका नाभिक है? ये ऑक्सीजन का नाभिक है। किसका है? ऑक्सीजन का नाभिक। भाई ऑक्सीजन के नाभिक के बनने में ये जो प्रोटॉन, भाई अब आप बनाओ और चाहे बिगाड़ोगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई जुड़ेगा तो ऊर्जा निकलेगी और जब टूटेगा तो ऊर्जा लेगा। समझ में आ गई? तो ऐसे यहाँ है, ये 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिल करके ये ऑक्सीजन का नाभिक बनाते हैं, साथ में ऊर्जा निकालते हैं। भाई जब जुड़ेंगे तो ऊर्जा निकलेगी और जब ऊर्जा निकलेगी तो वो नाभिक बना रहेगा और नाभिक बना रहेगा। अब नाभिक को इतनी ऊर्जा दोगे तभी वो टूटेगा। तो वही कहा गया ये ऊर्जा, और ये ऊर्जा लगभग 127.6 मेगावोल्ट की होती है। यानी ऑक्सीजन के नाभिक में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब इतना ऊर्जा दोगे तभी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग होते हैं। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा समझ में आ गया होगा
कि किसी नाभिक के बनने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नाभिक की बंधन ऊर्जा की बात कर, नाभिक को बांधे रखने का जो ऊर्जा हो नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाएगी। अब इसमें नाभिक में होता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। हो जाएगा। चलो अगला देखो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सहित आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसको जान लेते हैं। और साथ में एक चीज और है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंतर अलग से नहीं बताएंगे, इसी में जो हम बता रहे हैं इसी में आप अंतर भी जो है जान लीजिएगा भाई। उसी को आप दो कॉलम में करके अपना सेपरेशन कर दीजिएगा, अंतर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन यानी एक नाभिक जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि जब किसी भारी नाभिक पर, यानी किस पर, भारी नाभिक, अब कैसे तोड़ोगे नाभिक को, ऐसे नाभिक को अभी टूटता नहीं है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, किसकी बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यानी जब किसी नाभिक पर, भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं और न्यूट्रॉनों की बमबारी करने के बाद वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नहीं समझ में आया? देखो होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा परमाणु है, भारी नाभिक है। अब इस पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यह जो है, देखो जैसे आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना होगा, नाभिकीय भट्ठी। नाभिकीय भट्ठी में ये जो न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये 3 खंडों में जो है टूटता है भाई। ये जो है 3 खंडों में टूटता है और इससे अपार ऊर्जा मिलती है। और साथ में अब ये जो एक है ये भी 3 में टूटता है, तो 2 को रोक लिया जाता है और फिर एक से जो है फिर 3 जो है अलग अलग टूटते हैं। कुल मिला के जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, एक परमाणु 3 में टूटा, अब वो 3 में टूटेगा और फिर वो 3 में टूटेगा। तो इस तरीके से प्रचंड विस्फोट होता है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर देखा जाए तो एक परमाणु जो है जब इस पर न्यूट्रॉन को बमबारी कराते हैं तो 3 खंड में जैसे टूटता है, तुरंत इसको जो है 2 को रोक लिया जाता है और 2 को रोक करके एक आगे जाने दिया जाता, फिर अभी आगे 3 में टूटता है। तो इस तरीके से आगे की प्रक्रिया जो है होती रहती है और यह प्रक्रिया कंट्रोल में कराई जाती है। कंट्रोल में कब होगा, जब 2 को रोक लिया जाएगा, एक जाने दिया जाएगा आगे, तो जब एक आगे जाएगा फिर वो 3 में टूटेगा, फिर 2 को रोक लिया जाएगा। तो इस तरीके से सीमित दायरे में कराया जाता है और जिसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में या इस तरीके से जो है किया जाता है। और ये भाई ये नाभिकीय रिएक्टर द्वारा जो है विद्युत उत्पादन जो है किया जाता है, तो ये सीमित दायरे में कराया जाता है। तो ये है, तो आप समझ गए होंगे कि जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है और इसको हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। समझ में आ गया? चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा भाई, 92 यूरेनियम 235, ये यूरेनियम है, 92 यूरेनियम ये हमारा है। इस पर हम जो है 0N1 न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो एक तो 56 Ba में टूटेगा और दूसरा 36 Kr में टूटेगा और Ba का परमाणु भार 144 होगा और इसका जो है 89 होगा और साथ 30N1 और साथ में ऊर्जा निकलेगी, अपार ऊर्जा निकलती है, इसकी कोई सीमा नहीं कितनी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये है हमारा यूरेनियम। क्या है ये यूरेनियम है और ये हमारा न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। और ये हमारा बेरियम है, बेरियम। और ये हमारा क्रिप्टन है, क्रिप्टन। और ये फिर न्यूट्रॉन है और ये ऊर्जा है। तो आप बता सकते हैं, कहेंगे जब हम 92 यूरेनियम 235 पर 0N1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो बेरियम तथा क्रिप्टन 2 हल्के नाभिकों में टूटता है और साथ में जो है न्यूट्रॉन और ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, इसमें अपार ऊर्जा होती है भाई। तो समझ में आ गया होगा नाभिकीय विखंडन क्या है। अब इसके अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग जान लीजिए, एक तो होता है परमाणु बम बनाने में। क्या बनाने में? परमाणु बम। पहला तो परमाणु बम बनाने में और दूसरा याद रखिएगा परमाणु भट्ठी में, परमाणु भट्ठी
यानी जो परमाणु भट्ठी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्ठी, तो परमाणु भट्ठी जो होती है इनमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा नाभिकीय विखंडन क्या है। चलिए नाभिकीय संलयन भी देख लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बनता है वो है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देख लेते हैं नाभिकीय संलयन होती क्या है। भाई संलयन नाम है ना, नाभिकीय संलयन। भाई नाभिकीय संलयन भाई नाभिकों का संलयन हो, तो जब दो हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय संलयन कहलाती है। समझ में आ गया? चलो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाई ये हमारा 1H2 है, ये ड्यूटेरियम है, और साथ में 1H2 है, ये हमारा ड्यूटेरियम है, दो पार्टिकल, ये आपस में मिलेगा He3, ये 1H3 और साथ में 1H1 बनाते हैं और साथ में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब ये हमारा जो ड्यूटेरियम है, दो पार्टिकल मिल करके ये ट्राइटियम बनाता है और साथ में ऊर्जा निकालता है। इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1H2 प्लस 1H2, और ये जब आपस में मिलता है तो 2He4 और साथ में जो है ऊर्जा निकालता है। तो ये भी हमारा जो है ये हीलियम, भाई दो हमारा जो है ये हमारा 1H2 ड्यूटेरियम है और दो पार्टिकल ड्यूटेरियम के मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपके नाभिकीय संलयन के उदाहरण है। और उदाहरण आप देखना चाहें तो जैसे 1H3 ये जो बना है और साथ में 1H2 ये आपस में मिलेगा तो ये हमारा 2He4 और साथ में 0N1 बनाते हैं और साथ में ये जो है ऊर्जा देते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो है ये नाभिकीय संलयन के होते हैं। भाई जब इसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आपस में जुड़ करके हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। देखो ये जो आप नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ये ज्यादातर सूर्य में ही आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है ये हमें ऊर्जा जो है अपार ऊर्जा जो है देते रहते हैं। तो आप इसको लिखना कैसे है, बस इतना बताना है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। 1H3 1H2 2He4 0N1 कर देना और यहाँ पर जो है 1H2 जोड़ लेना, 1H3 बना देना, 1H1 प्लस ऊर्जा दे देना। समझ में आएगा नहीं? और इसको बना देना, कोई भी बना देना, जो भी आपके समझ में आएगा लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? एक तो सूर्य में आपको देखने को मिलेगा, एक तो सूर्य में इसका उपयोग देखने को मिलेगा और दूसरा उपयोग जो इसका आपको मिलता है वो हाइड्रोजन बम, क्या बनाने में? हाइड्रोजन बम। ये भी बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये देख रहे हो सब हाइड्रोजन है तो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में उपयोग किया जाता है। जब ये आपस में दो जो है जुड़ते हैं तो जब संलयित होते हैं तो अपार ऊर्जा निकालते हैं। भाई यही ऊर्जा जो है बम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम में जो है देखने को, और सूर्य में भी जो है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है ज्यादा होती है तो वहां पर से ऊर्जा जो है काफी ज्यादा उत्सर्जित होती रहती। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाभिक से रिलेटेड। हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।